हेलो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो क्लास 9 के लिए है। पिछले वीडियो में आपने विभज्योतकी ऊतकों के विषय में पढ़ा और उसको देखा। अब हम पौधों में जो दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, विभज्योतकी ऊतक की प्रमुख विशेषता थी कि उसकी कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं और वह उसकी कोशिकाएं कार्यकी रूप से सक्रिय रहती हैं, यानी उसमें उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन अस्थायी ऊतक नाम से ही विदित है कि इसकी कोशिकाएं अस्थायी हो जाती हैं, अर्थात इसमें वृद्धि और विभाजन इत्यादि बंद हो जाता है। इन्हें जो आकार स्वरूप प्राप्त करना होता है वह प्राप्त कर चुके होते हैं, फिर आगे इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें परमानेंट टिश्यू कहा गया। तो परमानेंट टिश्यू की प्रमुख विशेषता क्या है? कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। अंतराकोशिका स्थान पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिका स्थान होते हैं और कुछ जगहों पर नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित या मृत होती हैं। कुछ जगहों पर अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कुछ कोशिकाओं में कोशिकाएं मृत होती हैं। रसधानियाँ उपस्थित होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं। इनमें जो रसधानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वह पाए जाते हैं और कुछ में तो बहुत बड़े बड़े भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यह पादपों के मूल या आधारभूत ऊतक, यही पादपों के शरीर की अस्थायी संरचना करते हैं। यही कारण है कि इसे पादपों के शरीर की मूलभूत या आधार ऊतक कहते हैं। प्रकार: अस्थायी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, साधारण अस्थायी ऊतक और जटिल ऊतक। ध्यान देना कि परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, साधारण अस्थायी ऊतक और दूसरे कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक। तो जटिल के ऊतक के विषय में हम अगले टर्म पर पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ते हैं साधारण अस्थायी ऊतक। साधारण अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? इनकी कोशिकाओं की संरचना, संपूर्ण ऊतक के कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है और ये सिंपल में होती हैं, इसीलिए इन्हें साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। यह इनके कोशिकाओं की संरचना और कार्य के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हिंदी में मृदु ऊतक कहते हैं, कॉलनकाइमा स्थूल कोण ऊतक और ये स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। यानी साधारण अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पेरेन्काइमा के विषय में जानते हैं। यह विभज्योतकी ऊतकों से बने हुए सबसे साधारण प्रकार के अस्थायी ऊतक होते हैं। अतः इनकी कोशिकाभित्तियाँ विभज्योतकी ऊतकों से मोटी परंतु इनसे पतली होती हैं। इनकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें अंतराकोशिका स्थान पाया जाता है। पेरेन्काइमा कोशिकाओं में कभी कभी हरित लवक उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर पेरेन्काइमा कोशिकाओं में पत्तियों के, मुलायम तनों के, उनमें हरित लवक पाए जाते हैं। जब पेरेन्काइमा कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाएं, तब इसे हरित ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित ऊतक, क्लोरेन्काइमा। जब इनमें
जब पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाए तब इसे हरित ऊतक कहते हैं, और जब इनमें क्लोरोफिल ना पाया जाए तब इसे मंड ऊतक कहते हैं। और जलीय पौधों में जो पेरेन्काइमा होते हैं उनके बीच बीच में बड़े बड़े वायुकोश होते हैं, तब उन्हें हम वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुतक। नाम से ही विदित है कि वह ऊतक जिनमें वायुकोश मिलते हैं, जो वायु का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संग्रह करते हैं, उन्हें वायुतक कहते हैं। तो आपने बच्चों देखा पेरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। इनमें अंतराकोशिका स्थान होता है तथा इसमें रिक्तिकाएं आदि भी पाई जाती हैं। अब अगर इनमें मंड भरा होता है तो इसे मंड ऊतक कहते हैं। यदि इनमें हरे क्लोरोफिल है जिसके कारण हरा रंग है तब इसे हरित ऊतक कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जब इनमें बड़े बड़े बीच बीच में वायुकोश बन जाते हैं, उनमें वायु भरी रहती है, तब इसे एरेन्काइमा या वायुतक कहते हैं। इस तरह से ये चित्र बना लेंगे। यह है चित्र पेरेन्काइमा का। अगर इसमें पॉइंट रख करके आप लिख देते हैं मंड, तो यह मंड ऊतक हो गया। पॉइंट लगा करके बिंदियाँ रख करके लिख देते हैं क्लोरोफिल, तो यह हरित ऊतक हो गया। और बीच बीच में मिटा करके बड़े बड़े वायुकोश बना दें तो ये वायुतक हो गया। कार्य क्या है इनका? मुख्य कार्य है कि मंड आदि भोजन पदार्थों का ये संग्रह करते हैं, और जब ये हरे हो जाते हैं तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जलीय पौधों में जिनमें यह वायु का संग्रह करते हैं, तो ये जो है वायु का संग्रहण करके पौधों के तैरने का काम करते हैं तथा वायु की पूर्ति करते हैं। जब ये कोशिकाएं स्थिति हो जाती हैं और पानी सोखकर खूब फूल जाती हैं, तब यह पौधे को यांत्रिक सहारा भी देते हैं। बच्चों, इन्हीं कोशिकाओं में अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जब इन्हीं कोशिकाओं का जल निकल जाता है, यानी कोशिकाएं स्फीति से स्लत हो जाती हैं, तो पौधे मुरझा जाते हैं, जिन्हें हम मलानी बिंदु कहते हैं या पौधे की मलानी कहते हैं। तो इस तरह से पेरेन्काइमा के कार्य या मंड का संग्रह करते हैं। हरा रंग उत्पन्न होने पर प्रकाश संश्लेषण करके खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जलीय पौधों में वायु का संग्रह करके प्लवन का कार्य करते हैं और विभिन्न भागों को जल तथा खाद्य पदार्थों आदि का स्थानांतरण करते हैं। दूसरा पारेन्काइमा। अभी यही पारेन्काइमा पुराना हो गया, कोनों कोनों पर लिग्निन पेक्टिन का जमाव हो गया, जिससे कोने इसके स्थूलित हो गए, मोटे हो गए, इसीलिए इसे स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। इन स्थूल कोण ऊतक में भी मंड का संग्रह हो जाता है या हरे होकर के प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। इसकी कोशिकाओं में बड़े बड़े वैक्यूल्स मिलते हैं, टोनोप्लास्ट मिलते हैं, जो जल आदि का स्थानांतरण भी करते हैं। तीसरे प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, केवल कोशाभित्तियाँ, मोटी मोटी कोशाभित्तियाँ, 3 स्तरों की बनी कोशाभित्तियाँ पाई जाती हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा, तनन सामर्थ्य, सीधा खड़ा रहने की शक्ति प्रदान करते हैं, और यह इसीलिए उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहाँ काष्ठीय भाग होता है। काष्ठीय भाग स्क्लेरेन्काइमा के कारण मजबूत होता है। अब यह कोशिकाएं दृढ़ोतक 2 प्रकार के होते हैं, स्टोन सेल और फाइबर। ये स्टोन सेल हैं, ध्यान दें,
जिनकी खूब कोशावृत्ति मोटी है, कोशाएं मिलते हैं, लेकिन एक पत्थर की धान गोलाकार या नियमित आकार के छोटे छोटे होते हैं। इन्हें हम स्टोन सेल्स कहते हैं। जैसे नारियल की वह भाग जो हम तोड़ कर निकालते हैं वह स्टोन सेल होता है। आम की गुठली का मोटा भाग स्टोन सेल होता है। अखरोट और बादाम की गुठली भी स्टोन सेल्स की बनी होती है। दूसरे फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स रेसे, यह कोशाएं थोड़ी लंबी और नुकीली होती हैं जो रेसे बनाती हैं। बच्चों, यही रेसे उपयोगी रेसे के रूप में हम निकालते हैं जिससे धागे और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इस तरह से स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स, स्क्लेरेंकाइमा धुरोतक रेसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जिनसे हम रेसे और रस्सियाँ भी प्राप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक।